तो इसके अलावा और क्या था इसमें, फ्रेजाइल बुलेट्स और मेटल राउंड्स, उनके बारे में डिस्कस किया था। आर्मर पार्सिंग बुलेट्स को हमने एक्सप्लेन किया था। इंसिडियरी बुलेट्स को भी एक्सप्लेन किया था। प्रेशर बुलेट्स को भी बताया था। फिर उसके बाद हमने बैलिस्टिक्स को स्टडी किया था, स्टार्ट किया था। बैलिस्टिक्स, जैसे मैंने पहले बताया था, इज अ ग्रीक वर्ड taken from the Belen, meaning throw, means the process in which some projectile is thrown away to a target. So it is the science of motion of the projectile. To define the plastics in a simple way, then it's the science of the motion of projectile, or it is the study of the physical forces acting on the projectile during its flight. जो भी फिजिकल फोर्सेस बुलेट्स के ऊपर एक्ट कर रही होती है, बुलेट्स के ऊपर लग रही होती हैं, एक सबको हम बैलिस्टिक्स का स्टडी करें। बैलिस्टिक्स में सब कुछ आ जाता है। तो फिर हमने टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक्स देखा था। वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक्स। सो इंटीरियर बैलिस्टिक्स, एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स एंड टर्मिनल और टारगेट बैलिस्टिक्स को हम मून बैलिस्टिक्स भी कहते हैं। सारे कुछ हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। अगेन आई एम रिपीटिंग, we have 3 types of ballistics. One is known as interior ballistic, exterior ballistic, second one, the third one is terminal ballistics, target ballistic or wound ballistics. So फिर हमने interior ballistics को बताया था कि the study of the forces responsible for the forces responsible for propulsion of projectile within the bore of the bullet, till the exit of the projectile. जो कुछ जो forces act कर रही होती है bullets के ऊपर within the weapon or within the firearm, all those forces are studied in the internal ballistics. Internal ballistics को हमने further understand किया था। कोई requisite knowledge आपको चाहिए इसके लिए, फायर आर्म डिज़ाइन का, एम्यूनिशन डिज़ाइन का, साइकिल ऑफ फायर, 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर आप इंटरनल प्लास्टिक एक्सप्लोर करते। फायर आर्म डिज़ाइन ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर ली कि किस तरह से उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फिर पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया था। फिर एम्यूनिशन डिज़ाइन को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स और कैटरेज होती हैं। फिर हमने और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बुलेट्स को भी हमने स्टडी कर लिया था ये एम्यूनिशन डिज़ाइन में। साइकिल ऑफ फायर क्या होता है? फायर साइकिल ऑफ फायर को भी हमने डिफाइन किया था। फायर आर्म डिजाइन, एम्यूनिशन डिजाइन ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस। सो साइकिल ऑफ फायर 3 प्रोसेसेस का नाम है। कैटरेज फीडिंग, जिसे हम लोडिंग और कॉकिंग करते हैं। लोडिंग, कैटरेज फीडिंग या और कॉकिंग, चैम्बरिंग ऑफ दैट बुलेट और दैट कैटरेज इज नोन एज कॉकिंग। Then second process was firing, when the trigger is pulled. The trigger is pulled for firing. The third thing is the extraction of the fired cartridge of the chain of events. अभी loading, cocking, firing हो जाती है, फिर उसके बाद वो bullet का बाहर निकल जाना, extraction सारे chain of events हैं। And all these 3 events are known, all 3 stages are known as cycle of fire. इसको हमने explain कर लिया था। फिर हमने cycle of fire को तो कैस्केड चलती है गोली के चलने की और बैरल से निकलने की, उसको हम एक्सप्लेन किया। प्रिंसिपल इन फायर आर्म डिस्चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज स्ट्राइकिंग पिन आगे लगती है प्राइमर के ऊपर, ठीक है। प्राइमर इग्नाइट्स करता है, ठीक है, डेटोनेट करता है। पाउडर चार्ज बर्न्स, उसकी वजह से जो पाउडर चार्ज होता है डेटोनेटर का, वो बर्न करता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना। पाउडर चार्ज बर्न्स मीन्स कि जो उसके अंदर मटीरियल यूज होता है या गन पाउडर यूज होता है, दैट कैचेस फायर। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीजेस, gases produced, chamber pressure increases, bullet oblique short charge moves, and exit of the bullet and the chamber pressure range. So the starting pin strikes the primer, primer ignites primer emissions. Out of primer emission, there is a powder charge burns, burning of the powder charge. Then, because of that, there is high temperature is produced, and because of that, many gases are produced. And because of those gases, chamber pressure increases, and this increased chamber pressure pushes the bullet outside or moves the bullet or short charge outside, and exit of the bullet happens. And after the bullet has exited, the chamber pressure again comes back to zero. So ये process से हम already study कर चुके हैं। Gases produced, कौन कौन सी gases produced होती है? Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen, sulfate, or methane. These gases are produced. Chamber pressure to various weapons, different weapons का chamber pressure different होता है, जिसकी वजह से उनकी range
वो हम आइडेंटिफाई उसकी कितनी रेंज हो सकती है. Revolver has got 4 tons of chamber pressure. Then uh, we have got pistol that has got 6 tons of pressure. Pistol cup we have got 6 tons of pressure, and rifle has got maximum 20 tons of pressure, 20 tons of chamber pressure. So the rifle का सबसे ज़्यादा chamber pressure होता है, revolver का सबसे कम होता है, pistol का in between होता है, ठीक है. और जितना ज़्यादा chamber pressure उतनी ज़्यादा उनकी range है. इस चीज़ का participants हो गए. So we have got revolver, have got 4 tons, pistol has got 6 tons and rifle have 20 tons. ये last lecture में हमने study कर लिया था, सारा explain किया गया. Bullet's behavior in the barrel till exit. What happens? Bullet besides requiring acceleration is subject to the groove effect. To go in rotations. Therefore, it requires two forces: forward motion and rotation motions. अब बेसिकली जब ये सारा कुछ प्रोसेस इन द बैरल हो रहा है, बैरल के अंदर हो रहा है, तो बैरल के अंदर क्या है, दो किस्म की मूवमेंट्स हैं जो कि इसको फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही हैं. एक तो फॉरवर्ड मूवमेंट है जो कि गैसेस प्रेशर की वजह से या चैम्बर प्रेशर की वजह से बुलेट को मिल रही है. सेकंड है रोटेशनल मूवमेंट जो कि राइफल फायर आर्म है, राइफल फायर आर्म की वजह से, ग्रूव्स की वजह से उसको एक रोटेशन भी मिलती है. These two forces give gyroscopic moments to the bullet. बुलेट को एक्यूरेसी देती है टारगेट की तरफ और बुलेट को टारगेट की तरफ मूव भी करवाती है फास्टली. So short pellets behave in a barrel till exit. Short pellets behavior in the barrel till exit. They will have mostly forward motion. अब जब तक barrel के अंदर है, बंदूक के मालिक के अंदर है, from breech end to the muzzle end, so in all that part, the bullet or pellets moves in a forward only. सामने की तरफ दिखा दिए. So this was the lecture, lesson 2, which was already discussed. The lecture 2. So आज हमने यहाँ तक हमने देखा कि गोली के साथ विद द फायर आर्म क्या होता है. आज का लेक्चर जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट इज अबाउट exterior ballistics. So today's lecture is about firearm injuries and it is about the exterior ballistics. So now from now on we will study what happens to the bullet when it leaves the muzzle end of a barrel. अब वेपन के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, जो जिसमें हमने उसके डिफरेंट फोर्सेस को देख लिया, किस तरह से साइकिल ऑफ फायर होता है, साइकिल ऑफ फायर के बाद हाउ द बुलेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम ब्रीच एंड टू द मजल एंड. जहाँ तक जितना भी था, दैट वाज ऑल internal ballistics, and from the moment the bullet leaves the muzzle end of the barrel of a firearm, it starts the external ballistics. जैसे ही muzzle end से गोली बाहर निकलती है, बंदूक से बाहर निकलती है या बैरल से बाहर निकलती है, या फायर आर्म की बैरल के लास्ट पोर्शन से बाहर निकलती है, तो एक्सटीरियर ब्लास्टिक्स का स्टार्ट हो जाता है या एक्सटर्नल ब्लास्टिक्स का स्टार्ट होता है. More accurately, as determined by the CBAR Awan, the definition of the exterior or external ballistic is it is the study of the forces acting on the projectile from the moment it leaves the barrel to the moment of its impact on the target. ठीक है, बैरल से निकलने के बाद और टारगेट को टच करने तक जो कुछ भी होगा बुलेट के साथ, या जो कुछ भी फोर्सेस बुलेट पे एक्ट करेगी, उन सब को हम स्टडी करेंगे इन द एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स. सो अगेन आई एम डिफाइनिंग द एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स. External ballistic is what? It is the study of the forces acting on the projectile from the moment it leaves the barrel to the moment of its impact on the target. So next, external ballistic has got competition of two forces. Basically, दो किस्म की बड़ी फोर्सेस है जिनका आपस में कंपटीशन होता है, एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है. Forces originating from the bullet motion. Forces originating from the bullet motions is kinetic energy. Kinetic energy, as you know, that we can describe in the mathematical notation just like half mv square. So basically, this is the forces which is inbuilt or which is present in the bullet due to the blast in a firearm. Firearm के अंदर जो गन पाउडर बर्न किया था उसकी वजह से गैसेस बनी थी, और गैसेस की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो, उसकी वजह से जो फॉरवर्ड और रोटेशन मूवमेंट बनी थी, दोनों वो क्या है, बुलेट की फॉरवर्ड मोशंस है. बुलेट को आगे टारगेट की तरफ ले जाने की तरफ लीनियर
kinetic energy provide कर रही होती है. So we have got forward velocity and rotational velocity. These two forces move the bullet forward, while we have got two other forces which try to resist the movement of this movement. The kinetic energy इस movement को रोकने की कोशिश कर रही होती है. दो forces वो बाहर की तरफ होती है. Forces present in the medium. जिस medium में से गोली ने travel करके जाना है, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ग्लास भी हो सकती है, कोई भी मीडियम हो सकता है जिसके अंदर से बुलेट को मूव करना है. तो उसके अंदर दो फोर्सेस हैं जो कि उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती हैं, स्टॉप करने की कोशिश करती हैं. दीज आर द एयर रेजिस्टेंस एंड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. हवा की रेजिस्टेंस या मीडियम की रेजिस्टेंस और दूसरी कशियल या यू कैन से दैट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसको बुलेट की फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है, नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है. तो कंपटीशन टू फोर्सेस का टू फोर्सेस से हो रहा है. टू फोर्सेस फॉरवर्ड में वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी है, और जो टू फोर्सेस हिंडरिंग द मूवमेंट, जो उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रही है, रेजिस्टेंस और ग्रेविटी है. So velocity of the bullet at the muzzle end for various firearm, that is known as muzzle velocity. अब जैसे ही मजल एंड को लीव कर रही होती है बुलेट, तो उसके लीव करने के वक्त जो वेलोसिटी मिलती है बुलेट को, दैट वेलोसिटी इज नोन एज मजल वेलोसिटी. सो मजल वेलोसिटी बेसिकली क्या लो कि किसी भी फायर आर्म की रेंज को डिटरमिन करती है, कितनी दूर तक फायर आर्म का एम्यूनेशन जाएगा, फायर आर्म की बुलेट जाएगी. So the muzzle velocity for different weapons is different. So the revolver is, for revolver it is 600 to 900 feet per second. For the pistol it is 1200 to 1440 feet per second. And for rifle it is 2000 to 3500 feet per second. So this velocity, as you know that meter per second is यूनिट्स होती हैं. तो यहाँ पे हम बेसिकली मजल वेलोसिटी को फीट पर सेकंड से हम मेजर करेंगे. सबसे ज़्यादा राइफल की होगी 2000 से लेकर 3500 तक, और सबसे कम रिवॉल्वर की 600 टू 900 फीट पर सेकंड, और पिस्टल की बिटवीन है 1200 टू 1440 पर सेकंड. तो रोटेशनल मूवमेंट मोशन वेरीज लेंथ ऑफ द बैरल. अब जो रोटेशनल मूवमेंट है जो उसकी वेरी होती है ड्यू टू राइफलिंग ऑफ द राइफल, तो वो वेरी कर होती है फॉर द डिफरेंट. So behavior of the bullet from the muzzle end of the barrel to the target. अब muzzle end से bullet ने fly करना है और जाके target पे लगना है, ठीक है. तो from the muzzle end of the barrel to the target. अब muzzle end से target तक क्या होता है, forces जो होती हैं उनको हम देख लेते हैं कि पाथवे किस तरह से फॉलो कर रही होती है बुलेट. क्या स्ट्रेट लाइन में जाती है, मजल एंड से निकल डायरेक्ट सीधा टारगेट पे जाके लगती है, या फिर उसको एक कर्व पाथ अडॉप्ट करना पड़ता है और पहले वो ऊपर जाएगी बुलेट और उसके बाद स्ट्रेट होकर टारगेट पे जाके लगती है. सो एज सुन एज द बुलेट लीव्स द बैरल, लिटिल स्पोर्ट्स ऑफ द बैरल वॉल्स एंड्स. जैसे बुलेट बाहर निकली है बैरल से, तो बैरल जो बुलेट को ऑल अराउंड स्पोर्ट दे रही होती है लेटरली अप एंड डाउन, तो वो सारी स्पोर्ट जो एकदम से खत्म हो जाती है जैसे ही मजल एंड से बुलेट निकलती है. Bullet is subjected to the resistant forces in the medium, which are air resistance and gravity. अब जैसे ही वो बैरल से बाहर निकलती है, तो हवा के रेजिस्टेंस या मीडियम के रेजिस्टेंस, कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी भी हो सकता है, वो और ग्रेविटी ये उसको उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देती है, उसको रेजिस्ट करती है, उसके मूवमेंट को, फॉरवर्ड मूवमेंट को. अब क्या होता है, द एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल बट द ग्रेविटी फोर्सेस अफेक्ट्स द बुलेट इन टू वेज. अगर एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लिजिबल समझ लें कि इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या मीडियम के रेजिस्टेंस या एयर के अंदर फायर हो रहा है, तो अगर वो निग्लिजिबल है फिर भी ग्रेविटी अफेक्ट करती है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द बुलेट होती है, मूवमेंट करती है बुलेट एक डिफरेंट किस्म की, दैट इज नोन एज टेल वेगिंग फिनोमेना. इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस bullet has to adopt a trajectory. Already trajectory is basically parabolic path, तो उसको आगे parabolic path में जाना पड़ता है, adopt करना पड़ जाता है, that is trajectory of the bullet. So tail wagging phenomena is क्या होता है, tail wagging phenomena after leaving the muzzle and the bullet becomes unstable due to the gravity forces for some distance, in which tip of the bullet follows the axis while tail starts describing circular mode.
circles around the line of light. This is called tail wagging phenomena. अब वो कह रहा है कि जो उसका बुलेट का नोज है, टिप है, ठीक है, वो तो लीनियर एक्सिस के ऊपर रही, लीनियर एक्सिस पे रही, जबकि उसका बेस है उसने लीनियर एक्सिस के ऑल अराउंड सर्कल्स लगाना शुरू कर दिया। जैसे आप शटल कॉक को जब समटाइम्स उसके अगर विंग्स जो सही तरह से प्रॉपरली अरेंज ना हो, जब आप उसको रैकेट से मारते हैं तो वो एक मोमेंट शो करती है जिसमें बेसिकली शटल कॉक जो है सर्कुलर, शटल कॉक के जो पर है बेसिकली उसके फीदर्स है वो सर्कुलर मूवमेंट शो करते हैं। दैट्स जस्ट लाइक टेल वेगिंग फिनोमेना। यहाँ पे इसी तरह से होता है टेल वेगिंग फिनोमेना। कि जिसका नोज है टिप है वो तो लीनियर एक्सिस पे रहती है, जबकि बेस जो है ना सर्कुलरली मूव करती है, जिसकी वजह से टेल वेगिंग फिनोमेना होता है। आफ्टर द डिस्टेंस बुलेट सेटल्स डाउन into gyroscopic progression and becomes stable। और ये टेल वेगिंग फिनोमेना कुछ अर्से के लिए रहता है, कुछ थोड़े डिस्टेंस के लिए रहता है, उसके बाद जाके ये टेल वेगिंग फिनोमेना खत्म हो जाता है और गायरोस्कोपिक प्रोग्रेशन होना शुरू होता है। गायरोस्कोपिक प्रोग्रेशन क्या है, उसमें रोटेशनल मूवमेंट है उसकी और उसकी लीनियर मूवमेंट है और उसकी वजह से वो आगे मूव कर रही है। So this is tail wagging phenomena. You can see in the first picture you can see the yawning of the bullet. Yawning of the bullet क्या है कि ups and downs, यानी कि nose और base एक दूसरे के around move कर रहे हैं। Okay, second में you can see that this is basically precession, a condition which is known as precession। इनमें क्या होती है कि basically base stable and nose up and down movement कर रही है। और इसी तरह से ये सारे टेल वेगिंग फिनोमेना के डिफरेंट किस्म के क्या लोग डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाए जाते हैं म्यूटेशंस डिफरेंट किस्म के टेल वेगिंग फिनोमेना के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ द टेल वेग फॉर अ पिस्टल इज 60 यार्ड्स एंड फॉर राइफल इज 200 यार्ड्स। अब यार्ड्स के अंदर गजों के अंदर हम बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस आफ्टर लीविंग द बैरल उसको टेल वेग फिनोमेना शो करना पड़ता है। तो टेल वेग फिनोमेना फॉर पिस्टल इज 60 यार्ड्स, 60 गज तक जो पिस्टल की गोली है या पिस्टल का बुलेट है वो टेल वेग फिनोमेना शो करता है। और राइफल के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 200 तक, 200 यार्ड्स तक टेल वेगिंग फिनोमेना होता है। अब ये सारे वेलोसिटीज जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि इनकी वोट किस किस्म का होगा। जब टारगेट के ऊपर जाके वो फायर लगेगा तो टारगेट के ऊपर जाके जब फायर लगेगा तो उस वक्त इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है, वो बेसिकली हमने देखना है कि आगे जाके क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो मैं थोड़ी सी आवाज़ को तेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। मैंने कोशिश तो की है कि आवाज़ बेहतर हो जाए, अब उम्मीद है कि आवाज़ बेहतर हो जाएगी। अब मेरा ख्याल आवाज़ ठीक आ रही है क्योंकि अब मैंने इसका माइक को पकड़ लिया शायद ना। अच्छा, तो टेल वेगिंग फिनोमेना की वजह से हमें एंट्री बोन डिफरेंट किस्म के मिल सकते हैं। तो एंट्री बोन्स की शेप डिपेंड करती है ऑन द टेल वेगिंग फिनोमेना, ठीक है। तो इनिशियल टेल वेग होती है, फिर उसके बाद टर्मिनल टेल वेग हो सकती है, इंटरमीडिएट टेल वेग भी हो सकती है। तो ये सारा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए कि किस किस्म की टेल वेग हो सकती है। और इन सब को एड्रेस करने के लिए हमारे पास वी शुड हैव क्लियर कट किस तरह से आगे एंट्री बोन बनेगा, ठीक है। सो देयर इज टर्मिनल टेल वेग, देयर इज इनिशियल टेल वेग, देयर इज इंटरमीडिएट टेल वेग। और so inside the barrel projectile is supported by the wall of the barrel. So entering new medium loses balance due to the air resistance or and forces of the gravity, and regains balance after covering some distance. So the intermediate tailway or secondary missiles, you can see that if the suddenly bullet is in the air, fired in the air, and it has to pass another medium that is glass or you can say water. So what happens? It try to do some kind of intermediate tail wag phenomena, and after hitting the medium, जिस मीडियम से भी गोली ने आप गुजरना है उस मीडियम को हिट करने के बाद दे विल प्रोड्यूस सेकेंडरी मिसाइल्स। अब सेकेंडरी मिसाइल्स क्या है, बेसिकली वो पोर्शंस हैं जो कि दोबारा हवा के अंदर जाएंगे या फिर मीडियम के अंदर बिखर जाएंगे, एंड ईच पोर्शन विल जब डिफरेंट मीडियम आ जाता है एयर के बाद अगर सॉलिड मीडियम आ गया, सॉलिड मीडियम को जब फायर में या पैलेट्स में या फिर
बुलेट ने टच किया है तो वो फ्रेगमेंट्स बन गए उसके डिफरेंट, and these fragments will act like a bullet and start to move in different directions, or different directions के अंदर इसने move करना शुरू कर दिया. You can see the intermediate tailback phenomena and secondary missiles in this picture. So the tailback phenomena has got medical legal importance. इसकी क्या medical legal importance होती है? एटिपिकल फायर आर्म इंट्रीगोन मिलता है हमें अगर टेलबैक फिनोमेना एंड तक रहे, या फिर टेलबैक फिनोमेना के दौरान अगर ये टारगेट को हिट कर जाती है बुलेट, एंड बिकॉज ऑफ हिटिंग द टारगेट ड्यूरिंग द टेलबैक फिनोमेना वी हैव गॉट बिगर इंट्रीगोन, we can have X-shaped entry bone, we can have keyhole or slit-like entry bone, or we can have multiple entry bone of a single fire, we can have skin deep or muscle deep wounds. अब ये डिफरेंट मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस है टेल ना कि वैसे नॉर्मल राउंडेड कलर का राउंडेड शेप का जो हमें इंट्री बोन मिला था वो इंट्री बोन नहीं मिलेगा. नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा इंट्री बोन मिल सकता है, फिर उसकी शेप एक्स लाइक हो सकती है इंट्री बोन, या फिर की होल लाइक हो सकता है, जिस तरह से की का जिस तरह से लॉक के अंदर एक की का सुराख है उस तरह का की होल लाइक इंट्री बोन मिल सकता है. और बिकॉज के जब वो लिटरली साइड से ना नोज लगे ना बेस लगे, सिर्फ साइड आके लगे बॉडी के ऊपर या टारगेट के ऊपर, तो उसकी वजह से हमें की होल और स्लिट लाइक इंट्री बोन मिलेगा. इस तरह से मल्टीपल इंट्री बोन्स ऑफ अ सिंगल फायर भी मिल सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि अगर सेकेंडरी मिसाइल्स बन जाए तो पहले एयर था, फिर उसके बाद सॉलिड मीडियम आ गया. सॉलिड मीडियम को जब फायर या बुलेट ने टच किया एंड दैट बिकम्स फ्रैगमेंट्स, दैट इज that is divided into different segments, and each segment will move like a secondary missile. ठीक है ना, secondary missile के तौर पे हो सकता है जिसकी वजह से मल्टीपल एंटी बॉम्ब मिल सकते हैं फ्रॉम सिंगल फायर, या फिर बुलेट अगर टूट जाता है उसके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग एंटी बॉम्ब बना देते हैं. दैट इन दैट सिचुएशन वी कैन हैव मल्टीपल एंटी बॉम्ब ऑफ अ सिंगल फायर. इसी तरह से स्किन डीप और मसल डीप बोन्स भी बन सकते हैं, इतना ज़्यादा डीप जा सकता है. ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट का टेलबैक फिनोमेना जो कि बेसिकली बुलेट की डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से होता है, क्योंकि रोटेशनल मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट के अलावा अगर हमें अदर मूवमेंट्स मिले, टेलबैक फिनोमेना मिले, तो हमें वो उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के एंट्री मोड्स मिल सकते हैं. So the trajectory of the bullet क्या है? Trajectory of the bullet after leaving the muzzle end of the barrel, the gravity forces the bullet to follow a curved path direct directed towards the ground or trajectory of the bullet. अब कुछ सिचुएशंस के अंदर क्या क्या होता है कि जैसे ही बुलेट से निकलती है गोली, बुलेट से निकलने के बाद गोली एक स्ट्रेट लाइन वाला पाथवे नहीं अडॉप्ट करती. And what happen, and this happens because of what? Because of gravity. ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है. ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है, किस तरह से क्या होता है, तो बेसिकली बुलेट को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है और बुलेट जो है ऊपर या स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से एक तरह बुलेट पाथ बन जाता है, जस्ट लाइक अदर प्रोजेक्टाइल और वेक्टर्स जिस तरह से मूव कर रहे थे हम उनका देखिए ट्रेजेक्ट्री pathway होता है. After leaving the muzzle end of the barrel, the gravity forces the bullet to follow a curved path directly towards the ground called trajectory of the bullet. This curved path is apparent in long distance but not in short distance. Long distance होगा तो ये projectile का जो trajectory है, curved path है, वो वाज़े होगा. ठीक है. Resistance and gravity projectile को एक कर्व पाथ देती है एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ द बुलेट, दैट इज नोन एज ट्रैजेक्टरी ऑफ द बुलेट. फोर्सेस जो बेसिकली मीडियम में प्रेजेंट है, forces present in the medium directs the bullet to adopt a curved path or a parabolic path or a trajectory. इसमें मेन पार्ट एयर रेजिस्टेंस, मेन पार्ट ग्रेविटी कैरी, और उसके साथ साथ एयर रेजिस्टेंस की पार्ट प्ले कर रही है. सो हियर यू कैन सी द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बुलेट. टारगेट के ऊपर जब हम देखते हैं किसी पे, तो वो टारगेट एक स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन बुलेट ऑलरेडी हैव टू अडॉप्ट अ कर्व पाथ एंड वी नो द रेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रैजेक्टरी को फॉलो करके उसने टारगेट पे जाके लगना होता है. सो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बुलेट यू कैन सी हियर इन दिस पार्ट. नॉर्मली जो लाइन होती है उससे लोअर पे जाके टारगेट जाके लगता है. So the trajectory of the path of the bullet, line of the sight, and exaggerated for clarity के लिए हम उसको थोड़ा सा exaggerate कर देते हैं.
wound or terminal plastics. It is the study of the effects of the fire blast, including the projectile on the target. अब बेसिकली सारा रास्ता बुलेट्स ने तय कर लिया। सारा रास्ता तय करने के बाद सारा रास्ता तय करने के बाद अब जाके फायर ने टारगेट पे जाके लगना है। सो basically terminal plastics or wound plastic, which is the third type of plastics that is known as, it is the study of the effects of the fire blast. This is the study of the effect of the fire blast, including projectile on the target. अब टारगेट पे जाके बुलेट जो कुछ करेगी उन सबको हम स्टडी करेंगे, उसकी एंट्री बोन देखेंगे, एग्जिट बोन देखेंगे, ट्रैजेक्टरी और देखेंगे कि क्या पाथ पे बेसिकली बॉडी को टच करने के बाद बुलेट ने अडॉप्ट किया है। So that is all known as wound plastics, terminal plastics, wound plastic, terminal plastics, या target plastics. तीनों नाम इसके वो कह सकते हैं। Effect of the short charge projectile bullet lead pellets includes damage. अब जो बेसिकली बुलेट का पर्पस क्या है, उसने डैमेज करना है एट अ टारगेट, टारगेट पे जाके नुकसान करना है। क्या क्या नुकसान कर सकता है? द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस नुकसान कर सकता है, जैसी बॉडी के अंदर एंटर होगी बुलेट उस वक्त क्या क्या नुकसान करेगी, उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, उसको स्टडी करना। इन द ट्रैक, अब बॉडी के अंदर एंटर होगी है बुलेट और एक ट्रैक को फॉलो कर रही है, उस ट्रैक के अंदर जहाँ जहाँ से वो गुजर रही है वो क्या प्रॉब्लम कर रही है, या क्या क्या तबाही कर रही है, या क्या क्या साइड इफेक्ट्स कर रही है, या किस तरह से इफेक्ट कर रही है। तो दिस इज इन द ट्रैक और एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट, और जैसी वो अगर वो बॉडी से निकल रही है बुलेट एंटर होने के बाद, एक पाथवे को फॉलो करने के बाद, ट्रैक को फॉलो करने के बाद एग्जिट ऑफ द बुलेट हो रहा है, एग्जिट पे भी नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको स्टडी करना। एंड पॉइंट ऑफ रेस्टिंग ऑफ द शॉर्ट चार्ज, अगर एग्जिट नहीं किया बुलेट ने और कहीं पे जाके बॉडी के अंदर ही स्टिक कर गई बुलेट, जैसे किसी बोन के साथ स्टिक कर गई, या फिर किसी बॉडी कैविटी के अंदर जाके चलेगी, या किसी फ्लैश के अंदर जाके स्टे कर गई, या किसी ब्लड वेसल के अंदर चलेगी, या डाइजेस्टिव पाथवे के अंदर चलेगी, तो जहाँ पे जाकर उसने रेस्ट किया बुलेट, तो वहाँ पे आपको एग्जिट बोन नहीं मिलेगा और वो बॉडी के अंदर ही है बुलेट, तो उस बुलेट को आप रिकवर करेंगे। तो उस जगह पे जहाँ पे वो रुकी है उस बुलेट ने क्या क्या प्रॉब्लम की, इन सबको देखना। बेसिकली वूंड प्लास्टिक और टर्मिनल प्लास्टिक्स कहलाता है। So at the point of entrance, we have to study the what do the bullets. Then we have to see the track what the bullet have done, and then we have to see the exit of the bullet if it is exit wound, and if it is not exit wound, then we have to see the resting place of the short charge of the bullet. So the mechanism of wounding, basically अब mechanism क्या होता है wounding का? Basically interaction of weapon and body parts stuck होती है, यानी जिस body part पे जाके bullet ने लगना होता है और जो impact forces होती हैं, तो उनको उनका वेपन की जो इम्पैक्ट फोर्सेस होती है उनका मुकाबला है। बेसिकली बॉडी की क्या टिश्यू था, क्या स्ट्रक्चर था, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग जो जनरल ट्रॉमाटोलॉजी उसमें स्टडी करी है वूंड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कि किस तरह से बॉडी का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, पार्ट स्टक और इसी तरह से वेपन की वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करी थी कि किस तरह का वूंड बनना है या कैसा वूंड बनना है। इन दोनों का इंट्रैक्शन जो है ना बेसिकली वो डिटरमाइन करेगा। इम्पैक्ट फोर्सेस विथ काउंटर फोर्स, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टिश्यू रेजिस्टेंस। अब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जा रही है और जहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस है, जो टिश्यू जिस टिश्यू से जाके स्ट्राइक कर रही है वो रेजिस्टेंस कितनी प्रोवाइड करेगी, इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन है। ग्रेटर द इम्पैक्ट फोर्स ग्रेटर विल बी द डैमेज। जितनी ज़्यादा इम्पैक्ट फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा डैमेज होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो कि वेपन से रिलेटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी तेज़ी से बुलेट जाके लग रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। तो जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव होगी बुलेट, उतना ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाएगी। सो द लो वेलोसिटी बुलेट टू द सॉफ्ट टिश्यू, अगर एक लो वेलोसिटी बुलेट है और सॉफ्ट टिश्यू को जाके स्ट्राइक कर रही है तो व्हाट हैपेंस, फॉरवर्ड वेलोसिटी कॉजेज द पुशिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन इनवर्ड एंड अंडरलाइंग टिश्यू प्रोड्यूसिंग एडेंटेशन। अगर बेसिकली लो वेलोसिटी बुलेट है तो वो क्या करेगी, वो जाएगी और सॉफ्ट टिश्यू को जब अगर वो टच करेगी तो वो अंदर की तरफ एक डेंट प्रोड्यूस करेगी। एंड रोटेशनल वेलोसिटी इट रिजल्ट्स इन द परफोरेशन ऑफ द स्किन। फिर उसके बाद जो रोटेशनल वेलोसिटी उसको मिली हुई है गायरोस्कोपिक मूवमेंट्स की वजह से या राइफलिंग की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा, होल बनना शुरू हो जाएगा, स्किन अंदर की तरफ पिंच होगी या स्किन अंदर की तरफ इनवर्ड टिश्यू पर जो इंडेंटेशन बनेगी उस इंडेंटेशन के अंदर एक छोटा सा होल होना शुरू हो जाएगा और ट्रैक बनना शुरू हो जाएगा, which allows the passage to the bullet through it. While passing, the energy of the bullet radiates laterally, causing damage. Whole track and
proportionate to the diameter of the bullet. अब इसमें बेसिकली जितना बुलेट का डायमीटर होगा उतनी ही ज़्यादा एंट्री बोन, उतने ही शेप का या उतनी ही साइज का एंट्री बोन बनेगा। पहले इडेंटेशन हुई है, और इडेंटेशन लीनियर वेलोसिटी की वजह से हुई है, फिर इडेंटेशन के अंदर होल हुआ है और रोटेशनल मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की वजह से हुआ, जैसे बॉल घूमती है उसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा सुराख बन जाता है, और सुराख का साइज इतनी होता है जितना बुलेट का डायमीटर होता है, क्योंकि ये लो वेलोसिटी बुलेट है और सॉफ्ट टिश्यू है। इस तरह से हाई वेलोसिटी टिश्यू, हाई वेलोसिटी बुलेट हो, यानी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, राइफल फायर आर्म हो या फिर करीब से फायर किया गया हो, तो उसमें क्या होगा, बहुत तेज वेलोसिटी होगी बुलेट की। तो सॉफ्ट टिश्यू क्या करेगी, पुशेस द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू इनवर्ड एंड लेटरली कॉजिंग मोर डैमेज देन द लो वेलोसिटी बुलेट। अब वो तेजी से आगे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगी बुलेट हाई वेलोसिटी की वजह से, जिसकी वजह से एंट्री होल भी बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और लेटरल रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू भी होगी, इनवर्ड एंड लेटरली। So the energy in the bullet is very high and dissipate the surrounding tissue in radial fashion, creating temporary cavitation. अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है बुलेट के अंदर, जिसकी वजह से लिटरली वो एनर्जी डेसिपेट करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेरी कैविटेशन बनेगी, यानी कि जहाँ जहाँ से बुलेट गुजरेगी उसके इर्द गिर्द एक कैविटी सी बन जाएगी। पीरियड ऑफ कैविटेशन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड सून after the passage of the bullet, tissue recoil and collapse back, leaving a permanent cavity and damage which is larger than the diameter of the bullet. अब जैसे जिस ट्रैक में से गुजर रही है वहाँ पे ज़्यादा बड़ा होल बन रहा है और ज़्यादा बड़ी कैविटी बनती जा रही है। अब हाई वेलोसिटी बुलेट स्ट्राइक्स अ बोन, अगर वो किसी बोन को स्ट्राइक करती है हाई वेलोसिटी बुलेट, तो क्या करेगी, इट फ्रैक्चर्स द बोन इनटू मेनी पार्ट्स। बहुत तेज वेलोसिटी है बुलेट की, तो जाहिर है जब इसने तो सॉलिड टिश्यू को स्ट्राइक करना जस्ट लाइक बोन्स, तो क्या होगा कि डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी वो बोन, और उसका ईच फ्रैगमेंट यानी हर टुकड़ा क्या करेगा, ईच फ्रैगमेंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी प्रोजेक्टाइल, वो सेकेंडरी प्रोजेक्टाइल के तौर पे करेगा एंड स्प्रेड इन वेरियस डायरेक्शंस काजिंग मेनी सेकेंडरी ट्रैक्स। इस तरह से और बहुत सारे मेनी ट्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन मूव करना शुरू कर देंगे, ये सेकेंडरी मिसाइल्स और बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। It trappers the other tissues also situated even at considerable distance from the bullet path. और दूर दूर के जो ऑर्गन्स होंगे या दूर दूर के जो पार्ट्स होंगे उनको भी रप्चर करना शुरू कर देंगे, उन टिश्यू को भी रप्चर करना शुरू कर देंगे सेकेंडरी मिसाइल से जो टुकड़े बोन के बने हैं और वो फैले हैं। When high velocity bullet strikes hollow viscous or containing fluid, अगर हाई वेलोसिटी बुलेट ऐसे ऑर्गन को या ऐसे जो कि थैली लाइक हों, जो कि अंदर से खाली हों या विस्कस ऑर्गन हो और उनके अंदर फ्लूइड हो, उनको जब स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, द कंटेंट्स ऑफ द hollow viscous gets separated into small project particles which get dissipated in all directions away from the bullet path and behave as a secondary projectile। इसमें यही होगा कि hollow organ या viscous organ या fluid containing जो ऑर्गन है उसको जब स्ट्राइक करें तो वो भी एकदम से फट जाएगा और उसके भी डिफरेंट पार्ट्स या उसके अंदर जो फ्लूइड है वो सेकेंडरी मिसाइल के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव गॉट कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट चार्ज रिस्पांसिबल फॉर डैमेज। अब डैमेज करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट चार्ज है, प्रोजेक्टाइल बुलेट हो सकता है, हॉट एक्सप्लोसिव गैसेज है जो कि उसके अंदर से निकली है, फ्लेम एंड हीट है, और उसके बाद स्मोक और वेट का फैक्टर है बेसिकली। इसके अलावा अनबर्न पाउडर है और gases of the firearm. All above components produce static damage on the wound of entry, but wound of exit leaks most of them. अब इन डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो कि किसी भी गन के, शॉर्ट गन के या फिर कैट्रिज के या फिर बुलेट के अंदर होते हैं, इनका अलग अलग फैक्ट क्या होता है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली एक्सटीरियर प्लास्टिक्स को देखा, फिर उसके बाद हमने एक्सटीरियर प्लास्टिक्स में देखा कि चार फोर्सेस का आपस में मुकाबला हो रहा है, फॉरवर्ड वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी का मुकाबला किससे हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी से। फिर उसके बाद हमने टर्मिनल प्लास्टिक्स को देखा, टर्मिनल प्लास्टिक से पहले हमने देखा कि पैराबोलिक पाथवे या ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है बुलेट, यानी कि पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर एक स्ट्रेट लाइन पे जाकर टारगेट पे लग जाती है। फिर उसके बाद अगर हमने टर्मिनल प्लास्टिक को देखा, उसमें देखा कि किस तरह से टारगेट पे जाके वो अफेक्ट करती है। तो इसको मजीद हम स्टडी करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कल जो हमारा होगा। बाकी CR अटेंडेंस लगा ले सकती, और आप लोगों के लिए कि वेबसाइट के ऊपर जो हमारा फैकल्टी प्रोफाइल है उसके अंदर हमारे लेक्चर सारे अपलोड कर दिए हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जैसे आप फोरेंसिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट निकालेंगे और डॉक्टर नादिर अली पे आप क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर आपको वहाँ से मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे। LMS जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का बना हुआ है उस पर जाके आप वेबसाइट्स पे लेक्चर ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।
प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस एंड जस्ट सेंड मी। सी आपको रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे सबके और मुझे भेज दे सबके स्क्रीनशॉट्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।